अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप सारे जो हैं लेक्चर सुन रहे होंगे। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 19 है, द एटॉमिक न्यूक्लियस। इस चैप्टर को हम इसलिए सबसे पहले जो है डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके MCQ ज़्यादा आते हैं और ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। देखें, इस लेवल पे आप सबको पता है कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, फिर भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में रहकर न्यूक्लियस को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने इस तस्वीर में भी दिखाया है, ये ऑर्बिटल्स हैं और ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस न्यूक्लियस को कंटिन्यूसली ऑर्बिट कर रहे हैं। तो डेफिनेशन में लिखा है, द एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे न्यूक्लियस की डेफिनेशन है, न्यूक्लियस किसी भी एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जो साइज़ में बहुत छोटा होता है और साइज़ में छोटा होता है और एटम का सारा मास जो है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का जो शेप है वो तकरीबन आपको स्फेरिकल नज़र आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम विच इज़ वेरी स्मॉल, यानी जिसकी साइज़ 10⁻⁻14 मीटर है, रफली स्फेरिकल इन शेप, और जो कि शेप में स्फेरिकल है, एंड हाईली डेंस ऑब्जेक्ट, और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो और हम इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, यानी न्यूक्लियॉन्स हम उनको कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल लाई करते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये जो प्रोटॉन होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फिर भी ये सारे प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी ऊपर एक फ़ोर्स है जिसकी क़ुव्वत थोड़ी सी ज़्यादा है। उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स विद इन दी न्यूक्लियस। और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन का जो वजूद होता है वो इसलिए होता है ताकि इन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। अब आप नीचे देख भी सकेंगे, न्यूक्लियस की डेफिनेशन आपने देख ली। अब प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन की चार्ज 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्स हैं। इट वाज, यानी इट्स मास इज़ 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। इसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है। इट्स मास इज़ 1.672 × 10⁻⁻27 kg। अगर आप एटॉमिक मास यूनिट में कंसीडर करेंगे तो 1.007 AMU होगा। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी इनकी टेस्ट में आ जाते हैं, प्रोटॉन का मास आपसे पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लें। उसके बाद है न्यूट्रॉन। द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इट हैज़ नो चार्ज, इट्स मास इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। इसका मास थोड़ा सा प्रोटॉन से ऊपर है और इसका मास है 1.674 × 10⁻⁻27 kg और 1.008 AMU। इट्स इम्पॉर्टेंस इज़ टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि दो प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। अच्छा, अब ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। जो न्यूट्रॉन आपका होता है इसके अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं और 3 में से 2 क्वार्क्स जो होंगे वो डाउन होगा, एक क्वार्क जो होगा वो अप होगा। इसी तरीके से प्रोटॉन की भी हम बात कर सकते हैं। प्रोटॉन भी 3 क्वार्क्स का बना होता है, पर प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक जो है वो डाउन क्वार्क होता है। और फिर आगे मैंने लिखा है, फॉर लाइटर स्टेबल न्यूक्लियाई नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। देखें, न्यूट्रॉन जो होती है, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बेसिकली न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है।
तो जब हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसमें न्यूट्रॉन्स की जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उतनी प्रोटॉन्स की होनी चाहिए। पर जब हमारे पास हेवी न्यूक्लियाई आता है तो उस केस में हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए प्रोटॉन से। तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा स्टेबिलिटी की वजह से। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक फोर्स है जो इन न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करता है, जबकि आप देखें कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन प्रोटॉन को न्यूक्लियस में रहने नहीं देगा, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि ये सारे प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स विच होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस इज़ नोन एज द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इट इज़ स्ट्रांगेस्ट फोर्स, यानी हमारे पास बेसिक फोर्सेस जितने भी हैं उनमें से सबसे जो स्ट्रांग फोर्स है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर है। और इसकी नेचर क्या है? इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव है। इट इज़ शॉर्टेज रेंज फोर्स, यानी इसकी रेंज जो है वो बहुत कम है। सबसे कम जिस फोर्स की रेंज है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर है। अब हम कुछ न्यूक्लियस की बातें डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस में एक टर्म हम यूज़ करते हैं एटॉमिक नंबर, यह आपने पहले भी सुना होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। याद रखिएगा, न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब भी हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बताएंगे तो हम ये लाजमी लिखेंगे कि न्यूट्रल एटम, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ आल्सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे सपोज़ करें कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। इसका मतलब है कार्बन के अंदर जो हैं वो 6 प्रोटॉन है। अगर कार्बन का एटम न्यूट्रल है तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होंगे। फिर दूसरी टर्म हम रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास नंबर। इसको कभी कभी न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है, वो मैं नीचे बताऊंगा। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस इज़ नोन एज द एटॉमिक एटॉमिक मास नंबर। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सम करेंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम एक न्यूक्लियस की सिंबल भी देख सकते हैं। द न्यूक्लियस इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय द सिंबल। किसी भी न्यूक्लियस की सिंबल X हो सकती है और उसके ऊपर A लिखा होता है, नीचे Z लिखा होता है। ये जो इसके ऊपर A लिखा होता है ये शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स नंबर, और ये जो Z होता है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम इन दोनों को रिलेट करें, द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर आर रिलेटेड बाय इक्वेशन A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। अब ये A जो है वो एटॉमिक मास नंबर है और Z जो है वो एटॉमिक नंबर है और N जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये इक्वेशन न्यूमेरिकल के बेसिस पे भी हो सकती है। मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया है, आप इसका जवाब मुझे जो है कमेंट बॉक्स में दें। आप इसको सॉल्व करें और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में दें। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन C14 और 6। तो आप इसमें कैलकुलेट करें कि इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर भी मुझे दे दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या सही नहीं है। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या हैं? तो हम कहते हैं आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनके पास प्रोटॉन्स की क्वांटिटी सेम होती है पर न्यूट्रॉन की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स के वो एटम्स होते हैं जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आइसोटोप्स
वो एटम्स होते हैं जिनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं पर फिज़िकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के पास जो होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये इसलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी डिफरेंट होती है, इस वजह से एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। अब जैसे आप जानते हैं कि किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि आइसोटोप के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट क्योंकि इनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, इस वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं। तो हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक आइसोटोप को हम प्रोटियम यानी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं, एक को हम ड्यूट्रम कहते हैं और एक को हम ट्रिशियम कहते हैं। ये जो ड्यूट्रम है ये हेवी हाइड्रोजन है और ये जो ट्रिशियम है ये एक किस्म की रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, इसके पास एक प्रोटॉन है और इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। जबकि आप ड्यूट्रम में देखेंगे आपको एक प्रोटॉन नज़र आएगा, एक न्यूट्रॉन नज़र आएगा। जब आप ट्रिशियम में देखेंगे तो आपको 2 न्यूट्रॉन नज़र आएंगे और एक प्रोटॉन नज़र आएंगे। तो आपने तीनों आइसोटोप्स में देखा प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम थी, पर आपने तीनों आइसोटोप्स में देखा न्यूट्रॉन की क्वांटिटी डिफरेंट थी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई है कि आइसोटोप्स में हमेशा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब इसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई ड्यूट्रम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, ट्रिशियम में कितने होते हैं, कौन सा हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने लिखा है, प्रोटियम इज़ नोन एज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ड्यूट्रम इज़ नोन एज हैवी हाइड्रोजन, ट्रिशियम इज़ नोन एज रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये सारी बातें आप देख लें। और आपके लिए 2 क्वेश्चन भी मैं छोड़ रहा हूँ जो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताने हैं कि आइसोटोन्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं। तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो हम कहते हैं कि जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्राउड बढ़ता जाता है न्यूक्लियॉन्स का, तो हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है। जब न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल होता है तो न्यूक्लियस एकदम से डिसइंटीग्रेट यानी टूटता है, और जब ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो इस न्यूक्लियस में से कुछ रेडिएशंस एमिट आउट होते हैं, और इस सारी फेनोमेना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है, द फेनोमेना इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली मतलब इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, एंड इमिट सर्टेन रेडिएशंस इज नोन एज द रेडियो एक्टिविटी। और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो जिन एलिमेंट्स के एटम ये प्रोसेस करते हैं उसको, उन एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है, द एलिमेंट्स विच परफॉर्म रेडियो एक्टिविटी आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूजुअली वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ग्रेटर होता है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि हमारा एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में भी ट्रांसमेंट यानी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसे कि आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब हम आगे चलते हैं रेडियो एक्टिविटी में। तो रेडियो एक्टिविटी में जो है वो 3 तरह के रेडिएशन एमिट आउट हो रहे होते हैं, ये आप जानते होंगे। एक को कहते हैं अल्फ़ा एमिशन, एक को कहते हैं बीटा एमिशन और एक को कहते हैं गामा एमिशन। बीटा रेज या बीटा एमिशन, बीटा रेज हमारे पास जो होते हैं ये पॉजिटिव यानी रेज होते हैं, इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होती है और इनका मास भी ज़्यादा होता है। इंशाल्लाह हम ये फिर चैप्टर नंबर 20 में डिस्कस करेंगे। बीटा रेज जो होते हैं इनके पास नेगेटिव चार्ज होती है, इनको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और गामा रेज ऐसे रेज होते हैं जिनके पास ना तो चार्ज होती है ना तो मास होता है, हम इसको फोटॉन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ा एमिशन। अब सबसे पहले आप मेरी ये बात याद रखें कि अल्फ़ा एमिशन हमेशा वो
अनस्टेबल न्यूक्लियाई करता है जिसके पास जिनके पास न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होते हैं, यानी जो हेवी न्यूक्लियाई होता है। तो जो हेवी न्यूक्लियाई होता है वो हमेशा अल्फ़ा एमिशन करता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल इस अल्फ़ा पार्टिकल जब भी इमिशन हो रही होती है तो इसमें 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस से निकल जाते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि अल्फ़ा इमिशन जब भी होगी या अल्फ़ा पार्टिकल जब भी इमिट होगा तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए इसको हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल इज़ द ग्रुप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। और अगर आप हीलियम को देखेंगे तो हीलियम के पास भी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियाई कहा जाता है। जैसे मैंने नीचे पॉइंट लिखी है, इट इज़ ऑलवेज इमिटेड बाय न्यूक्लियाई हैविंग मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो कि हैवी होगा। इन अल्फ़ा एमिशन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर बीइंग इमिटेड बाय पेरेंट न्यूक्लियाई, यानी पेरेंट न्यूक्लियाई से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इसका मतलब होगा कि जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 से डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें से 2 प्रोटॉन जो हैं वो निकल चुके हैं। और उसका जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो 4 नंबर से डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें से 4 न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो निकल चुके हैं। तो ये मैंने आपको रीज़न बताया है। तो इन अल्फ़ा एमिशन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर बीइंग इमिटेड बाय पेरेंट न्यूक्लियाई, hence atomic number is decreased by 2 number and atomic mass number decreased by 4। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है कि वाई वी कॉल अल्फ़ा रेज एज हीलियम न्यूक्लियाई, फिर भी आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप ये देखें, ये एक हमारे पास हेवी न्यूक्लियाई था। इस हेवी न्यूक्लियाई में से जब अल्फ़ा एमिशन हुई है तो 2 प्रोटॉन इमिट हो रहे हैं और 2 न्यूट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये एक्स जो है ये एक हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है, और इस पेरेंट न्यूक्लियाई ने जब अल्फ़ा एमिशन की है तो आप देखें इसका जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो 4 से कम हो गया है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे बीटा एमिशन। तो बीटा एमिशन, व्हेन बीटा एमिशन अकर्स द एटॉमिक mass number of daughter nuclei remains same but its atomic number may change by 1। अच्छा, आप ये बात याद रखें कि जब बीटा एमिशन होगी तो एटॉमिक मास नंबर जो है वो सेम रहेगा, पर एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है 1 से। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिएगा, जब भी बीटा एमिशन होगी तो बीटा एमिशन में या तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसमिट हो जाएगा, या तो एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसमिट हुआ या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसमिट हुआ तो टोटल न्यूक्लियाई जो होंगे, जो टोटल हमारे पास न्यूक्लियॉन की क्वांटिटी होगी वो तो सेम रहेगी। और अगर न्यूक्लियॉन की क्वांटिटी सेम रहेगी इसका मतलब है एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होगा। बाकी अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर क्यों चेंज हो रहा है, तो इसका रीज़न क्लियर है। अगर हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब है हमारा एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन कम हो जाएगा तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर जो है वो 1 नंबर कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज़ हो जाएगा। पर अगर हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब होगा हमारे पास 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, और उसकी वजह से जो एटॉमिक नंबर था वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। सो इन बीटा एमिशन, अच्छा अब ये बात भी याद रखिएगा कि बीटा एमिशन जब भी होगी तो उसके साथ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट होगा। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इसलिए इमिट होंगे ताकि जो मिसिंग एनर्जी है यानी जो मिसिंग एनर्जी होती है उस एनर्जी को कंजर्व रख सकें। यानी एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए बीटा एमिशन में हमेशा या तो न्यूट्रिनो इमिट होगा या तो एंटी न्यूट्रिनो होगा। ये क्यों, ये कैसे, हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होती है और इसका मास तकरीबन 0 होता है, और ये तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, यानी ये 0.95 से ये मूव करता है। तो तकरीबन हम कह सकते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। अब बीटा एमिशन के 2 टाइप्स होते हैं।
एक एमिशन को कहते हैं बीटा नेगेटिव एमिशन, या इसको सिंपली कहते हैं बीटा एमिशन। तो जब भी बीटा एमिशन हो इसका सिंपल मतलब होता है बीटा नेगेटिव एमिशन। ये एमिशन कब होगी? दिस टाइप ऑफ एमिशन टुक प्लेस व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इन एक्सीज। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs में बता रहा हूँ और ये टेस्ट में भी आ चुका है कि बीटा एमिशन कब होती है। तो बीटा एमिशन हमेशा तब होगी जब न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो एक्सीज में होंगे। अच्छा, न्यूट्रॉन एक्सीज में होंगे, अब होगा क्या? स्टेबिलिटी के लिए कुछ न्यूट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस एमिशन में हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैंने लिखा है व्हेन अ न्यूक्लियस अंडरगोज बीटा नेगेटिव एमिशन इट्स न्यूट्रॉन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, हेंस एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1। और इसका एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो न्यूक्लियॉन्स की क्वांटिटी जो है वही की वही रहेगी। अब मैंने एक एग्जांपल दिया है, सपोज करें हमारे पास कार्बन है C14, कार्बन C14, ये कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अब ये बीटा नेगेटिव एमिशन कर रहा है। जब ये बीटा नेगेटिव एमिशन करेगा तो आप देखें इसके पास 6 प्रोटॉन थे और 8 न्यूट्रॉन थे। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई हैं उसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। इसलिए क्या होगा, अब इसमें से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो 6 प्रोटॉन थे, अब हमारे पास 7 आ जाएंगे। और इसी वजह से चार्ज को कंजर्व रखने के लिए, क्योंकि एक आपका न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो ये वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, इसीलिए उसी टाइम एक न्यूट्रॉन भी बन जाएगा और वो इमिट हो रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हो रहा है। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी बीटा नेगेटिव एमिशन होगी उसमें हमेशा एंटी न्यूट्रिनो इमिट होगा। तो बीटा नेगेटिव एमिशन में हमेशा एक एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। इसकी एक्सप्रेशन ऐसे बनेगी, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई में से बीटा एमिशन हुई, बीटा नेगेटिव एमिशन हुई तो डॉटर बना Y। अब आप देखें इसमें A और A सेम है, यानी इसमें एटॉमिक मास नंबर सेम है, इसमें सिर्फ एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाएगा और एंटी न्यूट्रिनो जो है वो इमिट हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे बीटा पॉजिटिव एमिशन। तो बीटा पॉजिटिव एमिशन को यूजुअली पॉजिट्रॉन एमिशन कहा जाता है। अच्छा, बीटा पॉजिटिव एमिशन वहाँ पे होती है जब न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा कि जब बीटा पॉजिटिव एमिशन होगी इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा इसका मतलब होगा कि एटॉमिक मास नंबर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियॉन की क्वांटिटी वही की वही रहेगी। पर क्योंकि आपका एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है एक प्रोटॉन कम हो गया, इसीलिए एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से कम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास कार्बन था C10 और कार्बन C10 इसके पास 6 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन थे। तो अब क्या हुआ, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वायलेशन ऑफ चार्ज होगी, इसीलिए क्या होगा कि उसी टाइम एक जो है वो पॉजिट्रॉन भी इमिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब आपका, यानी इस केस में आप देखें तो ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है और पेरेंट न्यूक्लियाई में से जो है बीटा पॉजिटिव एमिशन हुई है, तो लिहाजा आपका जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 1 से कम हो जाएगा। और याद रखिएगा, बीटा जो पॉजिटिव एमिशन होती है वो हमेशा उस न्यूक्लियाई में होगी जिसमें प्रोटॉन्स की क्वांटिटी एक्सीज में होगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे गामा एमिशन। तो गामा एमिशन क्या होगा ये थोड़ा समझ लें। देखें, जब कोई भी एलिमेंट बीटा एमिशन करे या अल्फ़ा एमिशन करेगा तो उसके बाद जो आपका न्यूक्लियस होगा वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो एक्साइटेड स्टेट में होगा और एक्साइटेड स्टेट से उसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसको एक फोटॉन इमिट करना पड़ेगा। उस फोटॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है,
इसीलिए हम उस फोटॉन को गामा एमिशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर अल्फ़ा एमिशन हो रही है या बीटा एमिशन हो रही है तो उसके साथ जो हमारी गामा एमिशन होगी वो लाजमन होगी। देखो, ये कोई रूल नहीं है कि अल्फ़ा एमिशन के बाद बीटा एमिशन हो या बीटा एमिशन के बाद अल्फ़ा एमिशन हो, पर ये एक रूल है कि अगर अल्फ़ा एमिशन हुई या बीटा एमिशन हुई तो उनके फ़ौरन बाद गामा एमिशन होगी। रीज़न ये है कि बीटा एमिशन या आपकी जो अल्फ़ा एमिशन है ये हमारे न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में छोड़ के जाते हैं, और जब हमारा न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो डेफिनेटली एक फोटॉन एमिट होगा जिसको हम गामा रेज कहेंगे। अब आप देखें कि गामा एमिशन में सिर्फ हमारा न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। इसका मतलब है इसमें किसी चीज़ की कन्वर्जन नहीं हो रही। तो इसका मतलब है जब गामा एमिशन होगी तो किसी भी पैरामीटर में चेंज नहीं आएगा, यानी ना तो एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा ना एटॉमिक मास नंबर में चेंज आएगा। तो मैंने ये यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट आपको दिया है, इसके ऊपर ये समझें एक किस्म का पेरेंट न्यूक्लियाई है और इसके ऊपर स्टार है। स्टार मतलब ये एक्साइटेशन स्टेट में है। तो जब ये एक्साइटेशन स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसका स्टार भी ख़त्म हो जाएगा और ये एक रेडिएशन एमिट होगा जिसको हम गामा रेज कहेंगे। अच्छा, अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि गामा रेज की वेवलेंथ कम होती है या एक्स रेज की। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे आप जो है बता सकते हैं, फिर मैं आपको करेक्ट यानी ये आपको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि आपका आंसर सही था या गलत था। तो इसी तरीके से आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी हमारा लेक्चर था, इसमें आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में आप फाइनल में ये याद रखेंगे कि जब हमारी अल्फ़ा एमिशन होगी तो एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से जो है कम हो जाएगा और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 से कम हो जाएगा। और जब बीटा एमिशन होगी, बीटा नेगेटिव एमिशन होगी, तो एटॉमिक नंबर हमारा 1 से बढ़ जाएगा और एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जब बीटा पॉजिटिव एमिशन होगी तो उसमें हमारा एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा और एटॉमिक मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब गामा एमिशन होगी तो ना एटॉमिक मास नंबर में फ़र्क पड़ेगा ना एटॉमिक नंबर पे जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप इनको अच्छे तरीके से देख लें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, फिर उसके आगे कोई और टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।